चलिए देखिए हम लोग साइंस के पहला चैप्टर केमिस्ट्री के रासायनिक अपक्रिया में समीकरण देखते हैं। जितना भी थ्योरी रहेगा हम लोग दो पार्ट में क्लियर कर लेंगे। देखिए रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अपक्रिया। देखिए जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु के उपस्थिति में जलाया जाता है तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम एगो समझिए कि तत्व है प्लस ऑक्सीजन एगो तत्व है, दोनों मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, मतलब अलग समझिए कि यौगिक बना दिया। देखिए जब कली चूना को जल में डाला जाता है तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। जैसे देखिए कली चूना मतलब CaO, इस समझिए कि जल से अपक्रिया किया तो Ca प्लस OH के हॉल 2 बना दिया। आपको याद रखना है कि बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना का सूत्र होता है CaO। ठीक है। अभिकारक रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं या इसको प्रतिकारक भी कहते हैं। देखिए प्रतिफल क्या आता है, प्रोडक्ट। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे देखिए समझिए H2 प्लस Cl2 ये बन गया HCl। तो देखिए अपक्रिया में भाग क्या क्या लिया, तो समझिए कि हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया। तो अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है। उत्पाद समझिए कि अपक्रिया के दौरान जब बन गया नया पदार्थ उसको बोलेंगे उत्पाद कहेंगे। जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम अपक्रिया कराएं मतलब गर्म किए तो समझिए कि CaO प्लस CO2 में टूटा। देखिए CaCO3 क्या हो गया, अभिकारक हुआ क्योंकि अपक्रिया में ही भाग लिया। अपक्रिया के दौरान बना क्या, तो समझिए कि CaO प्लस CO2 बना, तो समझिए क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। रासायनिक अपक्रिया की विशेषता देखिए, रासायनिक अपक्रिया होगा तो क्या क्या मतलब विशेषता आपको लुकेगा। तो गैस की उत्पत्ति हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, मतलब हो सकता है कि द्रव द्रव समझिए कि अपक्रिया हुआ तो ठोस बना दिया। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, मतलब तापमान पहले कम था तो हो सकता है कि अपक्रिया के बाद समझिए कि तापमान बढ़ा हुआ लुकेगा। और छेप का बनना और रंग परिवर्तन होगा। रासायनिक समीकरण जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों के रूप में दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे देखिए जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो जल का निर्माण करता है। इसको रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन के लिखेंगे H2 और प्लस समझिए कि ऑक्सीजन के लिखेंगे O2, दोनों समझिए कि H2O बन गया। तो समझिए कि हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखने में टफ पड़ेगा, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है। तो रासायनिक समीकरण लिखने की निम्नलिखित विधि है। पहला देखिए अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, मतलब समझिए कि तीर चिन्ह है तो तीर चिन्ह के बाईं ओर हमेशा अभिकारक रहेगा। अगला है उत्पाद को हमेशा तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। ये समझिए कि तीर है तो तीर के आपको दाईं तरफ क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा। ठीक है। जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो तो उसके बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अभिकारक समझिए कि दो गो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो एक बीच धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लिखने का तरीका है जब उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो उसके बीच भी धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे इसको एग्जाम्पल। अगला हम लोग देखेंगे लिखने के क्या नियम है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, मतलब समझिए कि जब तीर के समझिए कि हेड रहेगा उस समझिए कि उत्पाद की ओर रहेगा, मतलब तीर के जो समझिए कि मुंह रहेगा जो हेड रहेगा उस समझिए कि उत्पाद की ओर हमेशा रहेगा। समीकरण को लिखकर तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर कर ली जाती है अर्थात संतुलित कर ली जाती है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फिर पालन करवाना होता है, इसलिए समझिए कि हम लोग दोनों दने क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार है। रासायनिक समीकरण के प्रकार दो गो होता है। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए H2 प्लस O2 ये H2O बना है, तब देखिए इधर देखिए दो दूनी चार गो इधर जल है, यहाँ समझिए कि दो दूनी चार गो जल है, इधर समझिए कि ऑक्सीजन दो गो है तो ये गुना होगा दो से, तो इधर भी ऑक्सीजन दो गो है, मतलब तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्व की परमाणु संख्या बराबर है तो समझिए बोलेंगे कि संतुलित है। इससे एक और देखिए H2 प्लस Cl2 है, तो अब हम लोग इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन दो गो है, तो इधर भी समझिए कि दो से गुना करेंगे तो H2 हो जाएगा, दो गो हो जाएगा। देखिए इधर क्लोरीन Cl2 दो गो है, ये भी दो से गुना करेंगे तो Cl2 हो जाएगा, मतलब समझिए कि समीकरण क्या है, बैलेंस है। N2 है प्लस समझिए कि H2 है, तो देखिए हम लोग NH3 बनाया, तो इधर देखिए नाइट्रोजन दो गो है
और इधर भी 2 से गुना करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इधर भी गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान हो, मतलब बराबर नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए H2+O2 है। अब बताइए कि इधर हाइड्रोजन क्या है, तीर चिन्ह के हम लोग बाईं ओर देख रहे हैं, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन देखिए 1 है, तो समझिए कि अनबैलेंस है, असंतुलित समीकरण है। CO+O2, तो CO2 बनाया। इधर समझिए कि कार्बन क्या एगो है, इधर भी कार्बन एगो है। ठीक है, इधर समझिए कि ऑक्सीजन एगो ई और 2 गो ई, इधर समझिए कि 3 गो हो गया, और इधर ऑक्सीजन क्या है 2 एगो है। ये समझिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सरल अनुमान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अपने मन से गुना कीजिए सोच के। जैसे C+O2 CO2 है, Mg+O2 MgO है। अब देखिए हमको संतुलित करना है, तो देखिए मैग्नीशियम समझिए कि यहाँ एगो है, और समझिए कि यहाँ भी समझिए कि एगो है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, इधर समझिए कि एगो है। तो अब हम लोग गुना करेंगे, तो अगर हम 2 से गुना किए तो समझिए कि मैग्नीशियम 2 गो हो गया, इधर भी समझिए कि 2 से गुना किए तो मैग्नीशियम 2 गो हो गया। ये पहले से समझिए कि ऑक्सीजन 2 गो था, तो ये 2 से गुना किए तो यहाँ 2 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग संतुलित करेंगे समीकरण को। रासायनिक समीकरण के महत्व विशेषता को हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के महत्व निम्नलिखित है। रासायनिक समीकरण के से अभिकारक तथा उत्पादों के रासायनिक संकेत एवं सूत्रों की जानकारी मिलती है। मतलब रासायनिक जैसे लिख रहे हैं कि C+O2 CO2, तो हमको पता लग रहा है कि समझिए कि कार्बन के संकेत है, ये समझिए कि ऑक्सीजन है, मतलब हमको सूत्र संकेत मिल रहा है लिखने से। ठीक है, रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक अभिकारक पदार्थ तथा बनने वाले उत्पाद पदार्थ की जानकारी मिलता है। जैसे हम लोग C+O2 CO2 किए तो हमको जानकारी मिल गया कि समझिए कि कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो समझिए कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, इस चीज़ को हमको जानकारी मिल रहा है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान तथा मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है, कितना मोल भाग लिया है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक और उत्पाद के परमाणु एवं अणु की आपेक्षिक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। रिलेटिव नंबर की जानकारी होगा कि क्या को कितना भाग लिया है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिएगा, आसानी से संतुलित किया जा सकता है, यह जगह कम छेकता है। जैसे देखिए C+O2 लिखें तो CO2 लिखें। अब हम लोग हिंदी में लिखते तो लिखते कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो समझिए कि जगह ज़्यादा लेता है, ऐसे ही जगह कम लिया है। आसानी से हम लोग बैलेंस भी कर देंगे कि कौन कैगो है, आसानी से समझा भी जा सकता है कि कौन कौन तत्व भाग लिया है। अगला है कि रासायनिक समीकरण के दोष क्या है। देखिए इसको दोष भी है। देखिए रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मतलब समझिए कि कौन अभिक्रिया ठोस है द्रव है, वो क्या बनाएगा, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलेगा। जैसे हम लिखेंगे कि H2+O2 H2O बनाया, तो अब हमको क्या पता है कि अब मतलब समझिए कि दोनों अभिक्रिया करके जले बनाएगा, ठोसे बनाएगा, द्रव्य बनाएगा, नहीं जानकारी मिल रहा है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया के वेग के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मतलब अभिक्रिया के वेग के बारे में हमको जानकारी नहीं मिल रहा है, कि अभिक्रिया तेज हो रहा है कि धीमा हो रहा है। इस समीकरण लिखने से हमको थोड़ी ना पता लग रहा है कि अभिक्रिया तेज हो रहा है कि धीमा हो रहा है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से आपको अभिक्रिया के वेग के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी का पता नहीं चलता है। मतलब इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इस समझिए कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है कि ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा निकल रहा है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले विस्फोट की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अब रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से, तब हो सकता है ये समझिए कि विस्फोट करेगा कि क्या करेगा, हमको लिखने से थोड़ी ना जानकारी मिल रहा है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक है, जैसे सॉलिड के लिए हम लोग छोटा एस का प्रयोग करेंगे, लिक्विड के लिए एल का प्रयोग करेंगे, गैस के लिए हम लोग जी का प्रयोग करेंगे, वैसे भी एरो ऊपर में कर देते हैं। जलीय विलयन AQ को हम लोग AQ से दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे Zn है, ये मान चलिए सॉलिड है तो एस लिखती है। H2SO4 समझिए कि जलीय विलयन है तो इसको AQ लिखती है। ये समझिए कि अब क्या करके बना रहा है ZnSO4, AQ मतलब समझिए कि जलीय विलयन बना रहा है, H2 मतलब समझिए कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है जो आपको याद रखना है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब जोड़ना, मतलब 2 को जोड़ के एगो बनाएगा, तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए C+O2 CO2, मतलब इसमें देखना है कि उत्पाद हमेशा एगो रहना चाहिए,
अभिकारक समझिए कि कितना भी हो सकता है। अगर उत्पाद एगो है तो समझिए कि संयोजन अपक्रिया है। जैसे Mg+O2 MgO है, ठीक इस प्रकार से और 2 एग्जाम्पल है। बुझा हुआ चूना को उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जब CO2 के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और यह 2-3 दिनों के बाद दीवारों में चमक लाता है। जैसे Ca+OH है, CaOH के होल 2 है, इसको एयर मतलब समझिए कि हवा से करेगा तो CaCO3+H2O होगा। वियोजन अपक्रिया है वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए अभिकारक एगो रहेगा, अभिकारक एक रहेगा और उत्पाद समझिए कि 2 या 2 से रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग वियोजन अपक्रिया। जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस समझिए कि CO2 बना रहा है। मतलब अभिकारक एगो टूट गया, 2 या 2 से अगर अधिक उत्पाद बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के प्रकार है, पहला आता है उष्मीय वियोजन अपक्रिया, विद्युतीय वियोजन अपक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। चलिए अब हम लोग पहला देखेंगे उष्मीय वियोजन अपक्रिया। एक्जोथर्मिक वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूटता है, उसे उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CaCO3 को समझिए कि आप गर्म कीजिएगा, मतलब आपको हीट कीजिएगा तभी समझिए कि अपक्रिया होगा, तो CaO+CO2 में टूटेगा। KClO3 है, इसको आप गर्म कीजिएगा तो KCl प्लस समझिए कि O2 में टूटेगा। मतलब समझिए कि अपक्रिया को आप गर्म कीजिएगा तब समझिए कि रासायनिक अपक्रिया होगा। वैद्युत अपघटन अपक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ विद्युत विक्षेपण के द्वारा टूटता है, उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन अपक्रिया। जैसे NaCl को आपको समझिए कि इसको आपको अपक्रिया कराना है NaCl को, तो आपको विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, तो समझिए कि Na+Cl2 में टूटेगा। Na समझिए कैथोड पर, समझिए कि Cl2 एनोड पर टूटेगा। जैसे H2O को आप समझिए कि विद्युत धारा दीजिएगा, डायरेक्ट करंट दीजिएगा तो H2+O2 में टूटेगा। H2 समझिए कैथोड पर टूटेगा, O2 एनोड पर टूटेगा। ऐसे एग्जाम्पल है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया वैसा रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल याद रखना NCERT है। AgCl है, इसको आप समझिए कि सनलाइट दीजिएगा तब समझिए कि AgCl समझिए कि इसको अपक्रिया होगा। सनलाइट दीजिएगा तो Ag+Cl2 में टूटेगा। उसे समझिए कि CO2 प्लस समझिए कि H2O का आप समझिए कि लाइट दीजिएगा, मतलब सूरज का प्रकाश दीजिएगा तब टूटेगा, तो समझिए कि C6H12O6+O2+H2O में टूटेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे समझिए कि विस्थापन अपक्रिया को हम लोग को समझने के लिए धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम जानना जरूरी है। तो धातुओं के क्रियाशीलता के क्रम होता है, जैसे सबसे ज़्यादा क्रियाशील समझिए कि पोटेशियम है, एक बाद सोडियम है, एक बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। सबसे कम क्रियाशील समझिए कि गोल्ड है और सबसे अधिक आपको क्रियाशील पोटेशियम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विस्थापन अपक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। विस्थापन अपक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को लवण विलयन के साथ अलग कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग आगे इसको देखेंगे कि इसको क्या एग्जाम्पल है, आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे।